हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्किल पीपल। आज हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल में आई का टॉपिक पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं आज का हमारा आई का टॉपिक। लास्ट क्लास में हमने जो समझा था वो था कंप्यूटर जनरेशंस के बारे में कि कौन कौन से कंप्यूटर के जनरेशन है। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में, क्योंकि यही मेन है जिस वजह से कंप्यूटर के डिफरेंट जनरेशंस आई हैं एंड उन्हीं हिसाब से ही कंप्यूटर के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स को क्लासिफाई किया हुआ है। क्योंकि वैक्यूम ट्यूब जो था उसका साइज भी बड़ा था, जिस वजह से कंप्यूटर का साइज भी ऑटोमेटिकली ज्यादा बड़ा हो रहा था। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्किल पीपल। आज हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल में आई का टॉपिक पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं आज का हमारा आई का टॉपिक। लास्ट क्लास में हमने जो समझा था वो था कंप्यूटर जनरेशंस के बारे में कि कौन कौन से कंप्यूटर के जनरेशन है। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर के कौन कौन से टाइप्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। सो historically, computers were classified according to processor types because development in processor and processing speed were the development benchmark. तो मेन जो यहाँ पे जो काम हुआ है वो किस में हुआ है, प्रोसेसर्स में एंड प्रोसेसिंग स्पीड पे काम हुआ है, क्योंकि यही मेन है जिस वजह से कंप्यूटर के डिफरेंट जनरेशंस आई हैं एंड उन्हीं हिसाब से ही कंप्यूटर के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स को क्लासिफाई किया हुआ है, या हम कह सकते हैं कंप्यूटर को क्लासिफाई किया है एज पर उनके प्रोसेसर स्पीड एंड प्रोसेसर्स के हिसाब से। Earliest computers used vacuum tubes for processing were huge and broke down frequently. पहले के टाइम पे जो कंप्यूटर्स थे, जैसे फर्स्ट जनरेशन वाले जो कंप्यूटर था उसमें क्या यूज होता था, वैक्यूम ट्यूब। क्योंकि वैक्यूम ट्यूब जो था उसका साइज भी बड़ा था, जिस वजह से कंप्यूटर का साइज भी ऑटोमेटिकली ज्यादा बड़ा हो रहा था। और उस केस में थोड़ा सा इशू ये था कि लाइक अगर वैक्यूम ट्यूब कोई काम नहीं करता है, काम करना बंद कर देता है, तो उस केस में कंप्यूटर भी काम करना बंद कर देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक टाइप से थोड़ा सा प्रॉब्लम था, जिस वजह से इसको सॉर्ट आउट करने के लिए आगे और ज़्यादा चेंजेस करी गई हैं कंप्यूटर में, जिस वजह से हमारे नेक्स्ट और भी जनरेशंस आए। However, as vacuum tubes were replaced by transistors and then chips, their size decreased and processing speeds increased manifold. तो जैसे मैंने बताया वैक्यूम ट्यूब्स यूज हो रहा था, तो वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया गया, जैसे साइज थोड़ा सा कंप्यूटर का छोटा हो जाए, प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ सके, तो उसके लिए फिर उसको रिप्लेस किया गया ट्रांजिस्टर से। फिर ट्रांजिस्टर को भी रिप्लेस किया गया किससे, चिप से, दैट मीन्स आईसी से। ठीक है, उसके बाद फिर वापस से उसको रिप्लेस किया गया किससे, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड सर्किट से। तो आईसीएस को भी किससे रिप्लेस किया गया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट से रिप्लेस किया गया। ठीक है, अब उसके बाद फिर नेक्स्ट जनरेशन है वो हमारा एआई वाला आ गया, कि जिसमें एआई को भी यूज किया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे जनरेशन यहाँ पे चेंज होता गया है, जैसे जैसे कंप्यूटर एवोल्यूशन होता गया है, उस हिसाब से कंप्यूटर का जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो बढ़ा, और एज वेल एज जो प्रोसेसर है उसमें भी डेवलपमेंट होती गई है। All modern computers and computing devices use microprocessors whose speed and storage capacities are skyrocketing day by day. आज के टाइम पे जो भी हमारे कंप्यूटर्स हैं उन सभी में हमारे जो यूज़ हो रहे हैं वो माइक्रो प्रोसेसर्स यूज़ हो रहा है, जिस वजह से कंप्यूटर का जो स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। आप देखते हो कि जो भी आप काम करते हो वो बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो स्पीड है, या जो हम ये कह सकते हैं, हम किस स्पीड की बात करें, प्रोसेसिंग स्पीड की बात करें, तो जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो आज के कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा हाई है। जो प्रोसेसर्स है वो भी बहुत स्पीडली वर्क करती है, या बहुत अच्छी तरह से काम करती है, जिस वजह से हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है किसी भी काम को करने के लिए। द डेवलपमेंट बेंचमार्क फॉर कंप्यूटर्स इज नाउ देयर साइज। सो मेन जो कंसर्न है वो किस में देखा जा रहा है, किस पे बात हो रही है यहाँ पे, साइज पे। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो साइज है कंप्यूटर्स का वो धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, थोड़ा सा छोटा होता जा रहा है, जो कि थोड़ा सा हैंडी हो जाए। और अगर हमें उसको कहीं पे भी कैरी करके लेके जाना है, वो हम लेके जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मोबाइल है हमारे पास, टैबलेट्स है, उसको हम कैरी करते हैं अपने साथ में। तो उनका जो साइज़ है वो इतना छोटा हो चुका है, अपने पॉकेट में आप मोबाइल को रख के चल सकते हो, टैबलेट को लेके चल सकते हो, अपने बैग में रख के लेके जा सकते हो। अब पर्स जैसे गर्ल्स वगैरह यूज़ करती हैं या लेडीज़ यूज़ करते हैं, तो उसमें रख के लेके जा सकते हो। तो उसका मतलब है कि इसमें जो कमरे का जो साइज़ है वो धीरे-धीरे करके छोटा किया गया है, जिससे कि ईज़ी हो कैरी करने के लिए। कंप्यूटर हैज़ बीन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेमोरी साइज़, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स जो ट्रांसमिट एंड मॉडल। तो कंप्यूटर को जो क्लासिफाई किया गया है, किस हिसाब से क्लासिफाई किया गया है? एक तो हो गया उसके मेमोरी साइज़ के हिसाब से, दूसरा है मॉडल के हिसाब से, एंड हो गया एक और कि सिग्नल्स किस तरीके से ट्रांसमिट किए जाते हैं उसके अकॉर्डिंगली। सबसे पहले हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल दे ट्रांसमिट, सिग्नल्स के हिसाब से कैसे
सिग्नल्स के थ्रू कैसे यहाँ पे काम कर रहा है, तो मतलब हो गया सिग्नल्स कैसे ट्रांसमिट हो रही है। सो इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स, एक है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर एंड थर्ड है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर के बारे में। सो एनालॉग कंप्यूटर्स आर डिज़ाइन्ड टू प्रोसेस एनालॉग डेटा। अब एनालॉग कंप्यूटर को बनाया ही इसी वजह से है, जैसे कि जो एनालॉग डेटा है उसको प्रोसेस किया जा सके। एनालॉग डेटा मतलब हमारा हो गया कि लाइक जैसे हमारा जो भी डेटा है वो कुछ इस तरीके से है, जैसे आपने देखा होगा कि ग्राफ्स जो है वो थोड़ा-सा हमारा कुछ इस तरीके से आता है। अगर आपने लाइक किसी का अगर ईसीजी अगर हुआ है हार्ट का, तो उसमें आपने देखा होगा ग्राफ जो है हमारा कुछ इस तरीके से जाता है। तो एनालॉग सिग्नल्स जो होती है वो हमारी इसी तरीके से होती है, एक अप, एक डाउन, लाइक अ माउंटेन टाइप का यहाँ पे बनता जाता है। तो इस टाइप का जो डेटा है उसके साथ काम करने के लिए या उस टाइप के सिग्नल्स को एनालाइज़ करने के लिए यहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर का अ, इवैल्यूएशन हुआ है, या आप कह सकते हो कि जो एनालॉग कंप्यूटर है उसको डिज़ाइन किया गया है जिससे कि हम एनालॉग सिग्नल्स को यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकें, मतलब कंप्यूटर यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सके। एनालॉग डेटा इज़ कंटीन्यूअस डेटा दैट चेंजेस कंटीन्यूअसली एंड कैन नॉट हैव डिस्क्रीट वैल्यूज़। अब एनालॉग डेटा जो भी होगा वो हमारा क्या होता है, वो कंटिन्यूएशन में रहता है। जैसे मैंने यहाँ पे ये जो बना के दिया है ये कैसा है, कंटिन्यूएशन में है। इसमें कहीं पे भी कोई ब्रेक नहीं आ रहा है। ठीक है? तो दैट मीन्स जो भी डेटा होता है वो कंटिन्यूएशन में होता है, बिना किसी ब्रेक के रहता है। और इस वजह से हम कह सकते हैं इसके जो वैल्यूज़ होते हैं वो डिस्क्रीट वैल्यूज़ कभी भी नहीं होते हैं। कंटिन्यूएशन वाले वैल्यूज़ होते हैं जो कंटिन्यूटी मेंटेन रखते हैं। We can say that analog computers are used where we don't need exact values always, such as speed, temperature, pressure and current. बेसिकली एनालॉग कंप्यूटर को बनाने का मेन मोटिव था कि जैसे अगर हमें सपोज करो टेम्परेचर का देखना है, या टेम्परेचर चेक करना है कि कितना अप एंड डाउन रहेगा, या स्पीड हो गया, करंट है, इसको अगर एनालाइज करना है तो उस टाइप की चीज़ों को एनालाइज करने के लिए हमारे जो एनालॉग कंप्यूटर है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि ये जो जैसे टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ, टेम्परेचर जैसे सुबह का अलग है, दोपहर का अलग हो रहा है, शाम का अलग हो रहा है, फिर रात का अलग हो जा रहा है, तो इसमें क्या है, अप एंड डाउन हो रहा है। अब इसमें ऐसा होता नहीं है ना कि सुबह अगर 22 डिग्री सेल्सियस अगर है तो वही आपका दोपहर को भी रहेगा, ऐसा तो है नहीं, दोपहर को और ज़्यादा बढ़ सकता है, 30 डिग्री 35 डिग्री तक पहुँच सकता है। इस तरह से इवनिंग की तरफ अगर बात करें, अगर सपोज़ करो दोपहर को अगर 35 डिग्री पहुँचा है, तो शाम को हो सकता है वो 30 डिग्री हो गया हो। रात को इससे और ज़्यादा डाउन हो गया हो, है ना? तो मतलब क्या हुआ है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर ही अगर हम एक पर्टिकुलर डे का अगर देखें, तो उस केस में भी क्या हो रहा है कि टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट नहीं रह रहा है, सेम नहीं रह रहा है, वो अलग-अलग हो रहा है। ठीक, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो अप एंड डाउन लगातार में हो रहा है। इसमें ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड है या हमारा एक डिस्क्रीट वैल्यू हमें मिल रहा हो, ऐसा नहीं होता है। तो इस टाइप के डेटास को एनालाइज़ करने के लिए हमें जो हेल्प करता है वो एनालॉग कंप्यूटर ही है, जो हमें वैल्यू बता सकता है, जिससे कि हम एनालाइज़ कर सकें कि हाँ, आगे जो प्रेडिक्ट हमें करना है, लाइक जैसे फ्यूचर का भी अगर प्रेडिक्शन लगाना है, लाइक अगर मुझे बताना है कि कल का टेम्परेचर क्या होगा, तो उसके लिए जो एनालॉग कंप्यूटर है उसी में ही पता किया जा सकता है, क्योंकि उसी के हिसाब से ही जो इसके सॉफ्टवेयर्स वगैरह बनते हैं उसी हिसाब से बनाया जाता है, जिससे कि हम लोग अकॉर्डिंगली देख के बता सकें कि नेक्स्ट डे का जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा। ठीक है? So analog computers directly accept the data from the measuring device without first converting it into numbers and codes. तो इसका मतलब है कि जो एनालॉग कंप्यूटर है वो क्या करता है, वो डेटा डायरेक्टली लेता है, जो भी मेजरिंग डिवाइस है उसके ज़रिए डेटा डायरेक्टली लेगा, और उसको सबसे पहले वो कन्वर्ट नहीं करता है नंबर्स में या कोड्स में। तो ये सबसे पहले नंबर्स या कोड्स में पहले ही कन्वर्ट नहीं करेगा, ये सिर्फ डेटा को फेच करेगा, डेटा को सिर्फ लेगा वहाँ से। They measure the continuous changes in physical quantity and generally render output as a reading on a dial or scale. तो इसका मतलब हुआ कि जो भी हमारे, जैसे मैंने बताया कि जो भी हमारा डेटा यहाँ पे आया उसको पहले कन्वर्ट नहीं किया, इसने बाद में किया। तो पहले ये डेटा को लेगा, उसको अंडरस्टैंड करके उसी को अकॉर्डिंगली कन्वर्ट करके देगा, जो कि हम लोग ह्यूमंस उसको रीड कर सके, समझ सके। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि जो भी हमारा डेटा है वो हमारे कंटेंशन में रहता है, इसका मतलब ये हुआ, सो जो भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसके हिसाब से जो भी आउटपुट आएगा, आउटपुट को जो रीड किया जा सकता है वो डाइस के हिसाब से, या हम कह सकते हैं कि उसको हम रीड कर सकते हैं लाइक स्केल्स के हिसाब से, मतलब जो स्केलिंग वैल्यूज होते हैं ना, तो उसके हिसाब से हम उसको रीड कर सकते हैं। तो तभी हम उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि भाई वैल्यूज क्या है। तो मतलब इसमें जो वैल्यूज हमारे शो होते हैं वो कुछ इस तरीके से वैल्यू शो होते हैं जो हम लोग यहाँ पे समझ सके कि वो एग्जैक्टली जो शो हो रहा है, हमें सपोज करो ग्राफ के फॉर्म में भी अगर आ रहा है, तो वो हमें एग्जैक्टली बता क्या रहा है, तो वो हम अंडरस्टैंड कर सके, तो उस तरीके से कन्वर्ट होके आता है। लाइक एग्जाम्पल स्पीडोमीटर एंड मर्करी टेम्परेचर, स्पीडोमीटर एंड मर्करी थर्मोमीटर। तो जैसे
आप अगर बॉडी टेम्परेचर भी अगर चेक करोगे तो किससे करोगे? थर्मामीटर से चेक करोगे। तो थर्मामीटर में क्या होता है? मरकरी होता है। अगर बॉडी टेम्परेचर अगर हाई होगा, अगर आपको फीवर आ रहा होगा तो ऑटोमेटिकली मरकरी जो है वो बढ़ जाता है ना? तो जो मरकरी बढ़ रहा है तो उससे हमें समझ में आ रहा है कि हाँ, एक पॉइंट पे रहकर वो रुक जाता है। तो हमें समझ में आता है कि हाँ, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो हाई है। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि फीवर है या नहीं है ना? अगर डाउन है टेम्परेचर तो उसके हिसाब से वो डाउन होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग अपना बॉडी टेम्परेचर जब एक सिंपली मेजर कर सकते हैं थर्मामीटर से, तो वो थर्मामीटर बनाने का भी मोटिव क्या है कि हम जो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो अच्छी तरह से हम एनालाइज़ कर सकें, समझ सकें कि हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है, वो ज़्यादा है, कम है, नॉर्मल है, उसके हिसाब से। तो इसमें भी हमारा जो कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है वो एनालॉग का ही यूज़ हुआ है जिसमें जो डेटा जो जा रहा है या कह लो कि जो भी वहाँ पे वैल्यू जो मिलेगा वो कंटीन्यूएशन वाला मिलता है यहाँ पे। ठीक है? तो ये जैसे एग्ज़ाम्पल था इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं इसके एडवांटेजेस कि एनालॉग कंप्यूटर के एडवांटेजेस क्या होते हैं। सो एडवांटेजेस ऑफ एनालॉग कंप्यूटर फर्स्ट इज़ it allows real time operations and computation at the same time and continuous representation of all data within the range of the analog machine. इसमें क्या होता है कि इसमें जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करना है वो हमारे सारे रियल टाइम होते हैं। रियल टाइम ऑपरेशन से हमें परफॉर्म किए जाते हैं जैसे मैंने टेम्परेचर का बताया इसी टाइप से अगर स्पीड अगर चेक करना है ठीक तो उस वो हम कर सकते हैं उसके लिए जैसे हमारे स्पीडोमीटर वगैरह हो गया तो वो इस्तेमाल होता है। और सेम टाइम पे अगर हमें कैलकुलेशन भी करना है, कंप्यूटेशंस भी करना है तो वो भी हम यहाँ पे साथ के साथ ही कर सकते हैं। जो भी डेटा होगा वो हम जो रिप्रेज़ेंट करते हैं वो किस तरीके से करते हैं कि इस तरीके से कि जो एनालॉग मशीन है वो हमें एक्यूरेट आंसर यहाँ पे दे दे। लाइक जैसे अगर मैं सिंपल बोलूँ कि गाड़ी का जो स्पीड है, अगर वो चेक करना है तो उसका गाड़ी का जो मीटर लगा हुआ है स्पीड का, जैसा वो स्पीडोमीटर बोलते हैं, तो उसी के ज़रिए तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं ना कि गाड़ी जो हम चला रहे हैं वो कितना ज़्यादा स्पीड से चला रहे हैं, है ना? तो उससे हम क्या समझ सकते हैं कि हाँ, गाड़ी हमें ज़्यादा स्पीड से चलाना है, नॉर्मल स्पीड से चलाना है, कैसे चलाना है। उसी हिसाब से हम लोग गाड़ी को चलाते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो भी तो हमें बता पा रहा है ना, तो इसका मतलब है कि वो भी अगेन एक टाइप से एनालॉग कंप्यूटर का या एनालॉग मशीन को ही शो करने का एक एग्ज़ाम्पल हो गया या हम कह सकते हैं कि एनालॉग के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके वहाँ पे उसको तैयार किया गया है। In some applications, it allows performing calculation without taking the help of transducers for converting the input or output to digital electronic form and vice versa. अब कुछ ऐसे भी होते हैं वैल्यूज़ जो हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें डायरेक्टली उसको शो करना होता है। तो इसके लिए क्या है कि इसके लिए कोई भी कन्वर्जन के लिए कोई किसी भी टाइप का ट्रांसड्यूसर्स यूज़ नहीं होता है। तो इसमें जो भी डेटा मिलेगा आपको तुरंत मिलेगा। है ना? जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल लिया था ईसीजी वाला। ईसीजी वाले में भी क्या है कि जो हार्ट रेट जैसा चल रहा है उसी के हिसाब से आपको सामने वो ग्राफ शो करके दे देता है। जैसे ही पता चल जाता है कि हाँ, यहाँ पे हार्ट हार्ट रेट कैसा है। मतलब ब्लड फ्लो जो है वो कैसा है, हार्ट बीट कैसा है एग्ज़ैक्टली, ठीक है? हार्ट बीट कैसा जा रहा है उसके हिसाब से पता चल जाता है। तो जिस हिसाब से डॉक्टर्स आपको उस हिसाब से प्रिस्क्राइब करते हैं दवाइयाँ। तो मतलब क्या हुआ कि वो जो वहाँ पे जो हमारा हार्ट रेट जो चेक कर पा रहे हैं ईसीजी के ज़रिए वो भी एक एनालॉग डिवाइस ही है जिसके ज़रिए हमें साथ के साथ ही हमें शो कर रहा है। विदाउट एनी कन्वर्जन। तो इसी तरीके से हम बोल सकते हैं जैसे स्पीडोमीटर का मैंने बोला तो उसमें भी क्या हो रहा है बिना कन्वर्ट करके ही वो हमें साथ के साथ ही नंबर्स के फॉर्म में हमें शो कर देता है। तो ये कुछ हमारे एनालॉग कंप्यूटर्स के एडवांटेजेस हैं जिससे हम अंडरस्टैंड ये कर सकते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर भी हमारे लिए ज़रूरी है। इसके अलावा एक एडवांटेज और है वो ये है कि द प्रोग्रामर कैन स्केल द प्रॉब्लम फॉर द डायनेमिक रेंज ऑफ द एनालॉग कंप्यूटर। जो प्रोग्रामर है वो डायनामिकली यहाँ पे जो भी रेंज है या जो भी वैल्यूज़ है उसको एनालाइज़ कर सकता है। मतलब हो गई जो भी एनालॉग कंप्यूटर है उसमें अगर डायनामिकली अगर वैल्यूज़ को अगर यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है या चेक करना है या देखना है, तो वो आसानी से यहाँ पे स्केलिंग करी जा सकती है उसकी। इट प्रोवाइड्स इनसाइट इनटू द प्रॉब्लम एंड हेल्प्स अंडरस्टैंड द एरर्स एंड देयर इफेक्ट्स। और ये भी हेल्प करता है कि लाइक जैसे कोई एरर है, कोई उसका इफेक्ट है, तो वो भी हमें बताने में मदद करता है। अब ये तो था एनालॉग कंप्यूटर के बारे में। अब नेक्स्ट है डिजिटल कंप्यूटर। सो डिजिटल कंप्यूटर इज डिजाइन टू परफॉर्म कैलकुलेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस एट हाई स्पीड। अब डिजिटल कंप्यूटर जो बनाया है वो किस लिए बनाया हुआ है जिससे कि हम लोग यहाँ पे जो भी डिजिटल कैलकुलेशंस करनी है वो यहाँ पे कर सके, डिजिटल ऑपरेशंस को हम यहाँ पे परफॉर्म कर सके, उस पर्पज से इसको बनाया हुआ है। एंड ये जो काम करता है ये काफी ज्यादा हाई स्पीड से काम करता है। ये ऐसा नहीं कि बहुत स्लोली काम करेगा, बहुत ही हाई स्पीड से वर्क करेगा। It accepts the raw data as input in the form of digits or binary numbers like 0 and 1 and processes it with programs stored in its memory to produce the output.
अब ये क्या करेगा, जो भी डेटा एक्सेप्ट करेगा वो रॉ फॉर्म में डेटा को एक्सेप्ट करेगा, एज़ वेल एज़ यहाँ पे बाइनरी डेटा यहाँ पे एक्सेप्ट करता है। बाइनरी डेटा बेसिकली हमारा 0 एंड 1 के फॉर्म में होता है। 0 का मतलब होता है कंप्यूटर के हिसाब से ऑफ एंड 1 का मतलब होता है ऑन। तो कंप्यूटर ऑन एंड ऑफ को ही सब अंडरस्टैंड कर सकता है, जिस वजह से यहाँ पे बाइनरी वैल्यूज़ ही वो रीड कर पा रहा है। तो इसका मतलब है कि जो भी बाइनरी वैल्यू है, जो भी हमारा रॉ डेटा है, उसको अंडरस्टैंड कर पाता है कंप्यूटर। जिस वजह से जो भी प्रोसेस करेगा प्रोग्राम को, जो भी स्टोर होगा, वो हमारा बाइनरी फॉर्म में या रॉ डेटा के हिसाब से ही वो आगे फर्दर प्रोसेस करेगा। सो दैट जो भी डेटा को स्टोर करवाना है मेमोरी में, उसको स्टोर करवाए एंड उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे अकॉर्डिंगली आउटपुट हमें डिस्प्ले कर दे। तो लाइक अगर आपने कुछ भी अगर डेटा सेव करके रखा है, उसको जो रीड करेगा कंप्यूटर, वो 0-1 के टर्म्स में रीड करेगा, क्योंकि कंप्यूटर इसके अलावा अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। अब उसको रीड करने के बाद अगर आपको जैसे उस फाइल को अगर देखना है, तो फाइल आप क्या करोगे, ओपन करोगे, तो फाइल ओपन जो होगा, वो आपके अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में होगा। तो मतलब हुआ कि जो कंप्यूटर है वो सिर्फ़ और सिर्फ रॉ डेटा एज़ वेल एज़ जो बाइनरी डेटा है, उनको यहाँ पे रीड कर सकता है। रॉ डेटा को वो कन्वर्ट कर लेता है बाइनरी के फॉर्म में। जिससे कि वो 0-1 के टर्म्स उसको अंडरस्टैंड करके हमें फाइल का जो आउटपुट चाहिए एग्ज़ैक्टली, वो हम यहाँ पे दे सकें, या डेटा का जो आउटपुट चाहिए वो हमें यहाँ पे दे सकें। All modern computers like laptop, desktop, including smartphones that we use at home or office are digital computers. तो हम लोग जो भी यूज़ करते हैं, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो या टैबलेट्स हो, ये सारे ही हमारे एग्जांपल हैं डिजिटल कंप्यूटर्स के। तो हम लोग क्या यूज़ करें, हम डिजिटल कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है? तो जिस वजह से हम लोग जो भी काम कर पाते हैं, वो बहुत ईज़ी तरीके से कर पाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल कंप्यूटर के। नेक्स्ट एडवांटेज देखेंगे डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। So it allows you to store a large amount of information and to retrieve it easily whenever you need it. अब डिजिटल कंप्यूटर का सबसे पहला बेनिफिट क्या है? इसमें जो भी हमारा डेटा है, उसको हम स्टोर कर सकते हैं लार्ज अमाउंट में। और जो भी डेटा हम स्टोर करवा रहे हैं, उसको अगर हमें रीड करना है, उसको अगर हमें फेच करना है, तो वो हम आसानी से फेच कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं एंड प्रॉपर वे में उसके साथ हम काम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज यू कैन इजीली ऐड न्यू फीचर्स टू डिजिटल सिस्टम्स मोर इजीली। अगर सपोज करो हमें कोई नए फीचर्स अगर ऐड ऑन करने हैं, तो वो हम नए फीचर्स भी अपने डिजिटल कंप्यूटर्स में ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे क्या है कि हमारा जो कंप्यूटर है वो और ज़्यादा अच्छी तरह से स्मूथली हम चला सकते हैं। लाइक अगर सपोज करो आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे एंटीवायरस डाउनलोड करके रखना है, तो आप एंटीवायरस डाउनलोड करके इंस्टॉल करो। तो इससे क्या है कि आपके सिस्टम में अगर कोई वायरस होगा, उसको डिटेक्ट करके उसको डिटेक्ट करके वो फिर सही कर देगा। इसका मतलब ये हो गया कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डालने से फ़ायदा क्या होगा कि जो वायरसेस आने का जो डर था, वो यहाँ पे थोड़ा कम हो गया। क्यों? क्योंकि एंटीवायरस क्या करेगा, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उस वायरसेस को रिमूव करवा देगा और हमारे सिस्टम को सही बना के रखेगा, स्मूथली चलवाएगा। नेक्स्ट इज डिफरेंट एप्लीकेशंस कैन बी यूज्ड इन डिजिटल सिस्टम जस्ट बाय चेंजिंग द प्रोग्राम विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस इन हार्डवेयर। अब जैसे हम डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन अगर चलाते हैं, तो डिफरेंट एप्लीकेशन जो हम यहाँ पे चला रहे हैं, उसमें क्या है कि उसकी वजह से ऐसा नहीं होगा कि हमारे कंप्यूटर में जो भी हमने दूसरे जो एप्लीकेशन इंस्टॉल किए हुए हैं, उसमें कोई इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हर एक एप्लीकेशन अपने तरीके से काम करेगा, इसमें एक एप्लीकेशन की वजह से दूसरे एप्लीकेशन में इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये फायदा होता है डिजिटल कंप्यूटर का। नेक्स्ट इज द कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर इज लेस ड्यू टू द एडवांसमेंट इन द आईसी टेक्नोलॉजी। जो कॉस्टिंग जो है हार्डवेयर का, वो बहुत ज़्यादा कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आईसी जो यूज़ किया गया है, आईसी की वजह से यहाँ पे हार्डवेयर का जो कॉस्टिंग है वो काफ़ी कम है। जिस वजह से ये जो डिवाइसेज़ हम जो खरीदते हैं, वो हमारा ज़्यादा महँगा नहीं पड़ता है, कम पड़ता है। मतलब आप ये कह सकते हो ज़्यादा बहुत ज़्यादा भी एक्सपेंसिव नहीं पड़ता। एक नॉर्मल पर्सन भी यहाँ पे उसको अफ़ोर्ड कर सकता है आराम से। इट ऑफर्स हाई स्पीड एज़ द डेटा इज़ प्रोसेस्ड डिजिटली। और इसमें जो स्पीड की अगर बात करें, तो इसमें जो स्पीड होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, क्योंकि ये डिजिटली ये प्रोसेस कर रहा है। डिजिटली प्रोसेस करने से मतलब हो गया कि ये कुछ हमारे इस तरीके से रहेगा, जैसे 0, 1 इस तरीके से ये चलता है। ठीक है? तो ये जो है, ये हमारे डिजिटल डेटा को शो करता है, 0 होता है लो एंड 1 होता है हाई। तो इस तरह से यहाँ पे शो किया जाता है, तो ये हमारा होता है डिजिटल फॉर्म में। तो जो भी डेटा जाता है वो हमारे कुछ इसी तरीके से जाता है। ठीक है? सो नेक्स्ट इज़ इट इज़ हाइली रिलायबल एज़ इट यूजेस एरर करेक्शन कोड्स। और ये बहुत ज़्यादा हाईली रिलायबल है, क्योंकि इसमें जो करेक्शन कोड्स है वो मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि जो भी हमारे करेक्शंस हैं वो बहुत ईज़िली हो जाते हैं, क्योंकि इसमें फंक्शनिंग ही इसी तरीके से किया हुआ है, तो इस वजह से ये ज़्यादा रिलायबल है। तो एरर अगर आ भी रहा है ना, तो उसको हम रेक्टिफाई भी बहुत ज़्यादा जल्दी कर सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज इज़ reproducibility of results is higher as the output is not affected by noise,
टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। अब जो रिप्रोडक्टिव रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। रीज़न ये है कि कोई भी अगर हम टेम्परेचर की बात करें या किसी प्रॉपर्टीज़ को लें, टेम्परेचर की बात करें या अदर कोई प्रॉपर्टीज़ लेते हैं या ह्यूमिडिटी की बात करें, तो उसके हिसाब से हमारा कोई भी इसमें इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है डिजिटल कंप्यूटर्स बारे में। तो इसमें हमने एडवांटेज देखा डिजिटल कंप्यूटर के बारे में कि डिजिटल कंप्यूटर एग्ज़ैक्टली था क्या एंड उसके बेनिफिट्स क्या थे। तो आज का जो क्लास है वो हम यहीं पे एंड करेंगे। अगर आप लोगों को हमारी ये क्लास अगर पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर हिट करें जिससे कि हमारा जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफ़िकेशन आप लोगों को तुरंत मिले। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।